दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये है हमारी सीरीज का तीसरा लेक्चर है। हम देख रहे थे सामाजिक और जो सांस्कृतिक सुधार आंदोलन थे उनकी एक सीरीज चल रही थी। इससे पहले उसके 2 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। ये हमारा इसी सीरीज में तीसरा लेक्चर है। अब हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन है उनके बारे में। तो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उनके नेताओं के बारे में आज बातचीत करते हैं। पहले नेता आते हैं हमारे कौन? राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। सबसे पहले हम देखें राजा राम मोहन राय की, तो उनका जन्म हमारे 1772 में हुआ और उनकी मृत्यु 1833 में हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय को प्राय क्या मानते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। तो आपकी यदि परीक्षा में आ जाए कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक या फिर हमारे भारतीय आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं, तो हमारे राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो वे क्या? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। क्या राजा राम मोहन राय क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा स्थापित जो ब्रह्म समाज था वो आधुनिक पाश्चात्य विचारों का पर आधारित था। इनके द्वारा क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और ब्रह्म समाज क्या था? जो आधुनिक पाश्चात्य विचार है इनके ऊपर ही आधारित था। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन माना जाता है किसे? हमारे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को क्या माना जाता है? हिंदू धर्म पर आधारित पहला सुधार आंदोलन। अब राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय क्या थे? एक सुधारवादी के रूप में गिने जाते हैं। मतलब एक सुधारवादी के रूप में राजा राम मोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समानता के सिद्धांत इनमें विश्वास रखते थे। किसमें रखते थे वो विश्वास? वो एक तो सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, साथ ही साथ मानवीय प्रतिष्ठा का जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें विश्वास रखते थे। इनका एक तरफ विकास एकेश्वरवाद में विश्वास रखना था। पूरी दुनिया में एक ईश्वर है, बाकी सारे जो भगवान है इसी के रूप है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म में चले जाइए, ईश्वर तो एक ही है, बाकी सब उनके स्वरूप होते हैं। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को अपना को उपहार नामक एक पुस्तक लिखी। तो उन्होंने पुस्तक का नाम क्या है? आप याद रखें किताब का नाम हमारे एकेश्वरवादियों को उपहार। किताब का नाम क्या? एकेश्वरवादियों को उपहार नामक एक पुस्तक लिखी। तो पुस्तक का नाम क्या? एकेश्वरवादियों को उपहार। आगे हम बात करें, अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों उपनिषदों को के बंगाली अनुवाद लिखे कि वो जो अपनी बातें कहते थे, बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे जो हिंदू समाज में व्याप्त थे, उनको दूर करने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? उन्होंने वेदों और उपनिषदों का सहारा लिया। और उनका सहारा लेने के लिए उन्होंने क्या किया? जो वेद और उपनिषद थे उनका बंगाली में अनुवाद किया और स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र में भी एकेश्वरवाद का ही समर्थन किया है। कि हमारे जो पुराने साहित्य थे, पुराने साहित्य में भी यही लिखा गया है कि एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में क्या? 1814 में उन्होंने क्या किया? कलकत्ता में जो आत्मीय सभा है, क्या? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का मतलब होता है मित्रों का समाज, इसकी स्थापना की। तो उन्होंने 1814 में क्या किया? आत्मीय सभा की स्थापना की और मूर्ति पूजा और जाति प्रथा की कठोरता अर्थात जो रीति रिवाज और अन्य सामाजिक बुराइयां तो होती है उनकी भर्त्सना या फिर बुराइयां। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। अर्थात जो सभी धर्म हैं उनके मूल में जाके देखेंगे तो सभी धर्म क्या एक जैसे लगते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को भी ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। वो ये कहते थे कि यदि दूसरे धर्मों से हमें कुछ सीखने को मिले, अच्छी बातें सीखने को मिलती है, तो उन अच्छी बातों को हमें हमारे धर्म में शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये तो दूसरे धर्म की बात है, हम क्यों शामिल करें। ऐसा नहीं मानना चाहिए और उन अच्छी बातों को हमारे धर्म के अंदर शामिल करना चाहिए। उनके अनुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। क्या? ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दूसरा कहे उसके अनुसार मान लो। आपको खुद को क्या करना चाहिए? खुद को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने 1820 में, कब? 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताब है, वो लिखी उन्होंने, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट, क्या? न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को, न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उनके चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। अर्थात न्यू टेस्टामेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को नए तरीके से देखते हैं। किस तरह से देखते हैं? नए तरीके से देखते हैं, इसको कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। उन्होंने क्या किया? जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल हिंदुओं के लिए ही बताया कि हमें धर्म में सुधार करना है। उन्होंने ईसाइयों के लिए भी कहा कि ईसाई क्या मानते थे कि जो उनकी किताब है बाइबल में बहुत सारी चमत्कारों की कहानियाँ बताई गई है।
और उनमें ये बताया गया है कि चमत्कार कौन कर सकता है? पोप। जो रोम का पोप है वह चमत्कार कर सकता है। तो हमारे राजा राम मोहन राय साहब ने ये कहा कि पोप कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, ठीक है। और कई बार क्या है, हमें बाइबल को इस तरह से लेना है कि मैं जो उसकी दार्शनिक संदेश है, नैतिक संदेश है, कि उसी तरह से लेना है, न कि उनके चमत्कारों को देखना है। बल्कि उन्होंने ये बताया कि चमत्कारों की कहानी केवल इसीलिए बताई गई है ताकि नैतिक और दार्शनिक सिद्धांत है वो समझाए जा सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों की जो दिए थे उन्होंने, वो उनकी प्रशंसा की किसमें? बाइबल के अंदर। बाइबल के अंदर जो नैतिक और जो दार्शनिक संदेश दिए थे उनकी उन्होंने खूब प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाज है उनको लोगों के सामने रखा। उनके इस प्रयास से उन्हें ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना पड़ा। उनके कई ईसाई मित्र उनसे निराश हो गए और उन्होंने क्यों? क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी थी कि राजा राम मोहन राय लोगों को हिंदू धर्म त्याग करके ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तो वो पहले आपको बताएं कि श्री राम मिशनरी भी इनके खिलाफ हो गए थे। तो बात करें कि क्या हो गया था कि जब राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के अंदर कमियां निकालते थे, उनको सुधार करने के लिए प्रेरित करते थे, तो उनके जो दोस्त थे जो ईसाई धर्म से थे वही सोचते थे कि हमारे राजा राम मोहन राय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कैसे? कि वो जो हिंदू धर्म में कमियां निकाल रहे हैं, धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म से उन्हें चेंज करके ईसाई बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताब लिखी तो उसमें न्यू टेस्टामेंट था बुक के अंदर, उसकी प्रशंसा की। तब उन्हें लगा कि ये तो हिंदू धर्म से ईसाई नहीं बना रहे बल्कि ईसाई में भी कमी निकाल रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा निराशा होती है इससे। तो उनके दोस्त थे उनको अपने विचारों उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज, तो आगे चल के ब्रह्म सभा, शुरू में तो उन्होंने ब्रह्म सभा बनाई, तो आगे चल के किस में बदल गया? ब्रह्म समाज में इसकी स्थापना की। वे सामाजिक सुधार के द्वारा लोगों का राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। आगे बात करें, अगस्त 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया। कब? अगस्त 1928 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया? ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे बाद में नाम परिवर्तित करके ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। तो सबसे पहले ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे क्या कहा जाने लगा? ब्रह्म समाज कहा जाने लगा बाद में। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है, सभी सद्गुणों का केंद्र और भंडार कौन? ईश्वर। वही एक ईश्वर क्या है? सभी सद्गुणों का केंद्र और भंडार। लेकिन परमात्मा निर्गुण और निराकार है। वह न तो कभी जन्म लेता है न ही कभी मरता है। वह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का पालन करता है और अमर है। इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। आप मूर्ति पूजा करते हो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यदि मन से ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर आपकी बात सुन रहा है, ऐसा नहीं कि ईश्वर आपकी बात नहीं सुन रहा। तो ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति कतई नहीं थी। अर्थात वहाँ पे न तो कोई चित्र की पूजा कर सकते थे, मूर्ति, पेंटिंग किसी की भी पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे। वे क्या कहते थे? धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और पूजा करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। अर्थात एक भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको पूजा की जा सके। क्यों? क्योंकि हर पुस्तक में कोई ना कोई कमी रहती ही होगी। चाहे इसके कुरान को ले लो, चाहे हमारे बाइबल को ले लो, तो सभी धर्मों की जो किताबें हैं वो पूजनीय नहीं है राजा राम मोहन राय के अनुसार। क्यों? क्योंकि उनमें कोई ना कोई कमी तो रहती ही होगी। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद। क्या? हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि निर्गुण परमात्मा में विश्वास करना, एकेश्वरवाद और शुद्धिकरण, ये सब क्या थे? हमारे ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे। उनके ये उद्देश्य तर्क और वेदों और उपनिषदों इनकी शिक्षाओं पर आधारित हुआ करते थे। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म संभाव पर बल दिया था। सभी धर्म को मिलजुल के रहना चाहिए। उनके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। अपने धर्म का आदर करना ही करना है, बल्कि दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था। क्या करता था? नैतिकता पर बल देता था एवं कर्म फल में उनका विश्वास था। किसमें विश्वास करते थे? कर्म फल में वो विश्वास रखते थे। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया जाता था और उनके सभा भवन में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं। तो उनका जो सभा भवन था उसमें किसी भी जीव की हत्या या हिंसा नहीं होती थी।
राजा राम मोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना कतई नहीं था। यदि कोई ऐसा माने कि बहुत सारी चीज़ें उनको अपने अपने धर्मों से अलग करती है, तो इसका मतलब क्या वो एक नया धर्म स्थापना करना चाहते थे? नहीं, वो एक नया धर्म स्थापना नहीं करना चाहते, बल्कि वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, अर्थात उनमें जो बुराइयां उनको दूर करना चाहते थे। ऐसा हिंदू समाज जो बहुत सारी बुराइयों में जकड़ा हुआ था, उनको शुद्ध करना था उनका उद्देश्य। राजा राम मोहन राय के जो सुधारवादी और प्रगतिशील विचार है, इनका उस समय के जो हिंदू रूढ़िवादी थे, उन्होंने कड़ा विरोध किया। राधाकांत देव, इन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का कड़ा विरोध किया, और कड़ा विरोध करने के लिए उन्होंने किसका? धर्म सभा का गठन किया। किसका गठन किया उन्होंने? धर्म सभा का गठन किया। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है। जब वो हमारे अकबर द्वितीय थे, उनकी पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु होने से क्या होता है? ब्रह्म समाज को गहरा आघात, ये गहरा झटका लगता है। तो ये हमारे राजा राम मोहन राय के बारे में था। अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के विचारों के बारे में। उनके विचार क्या क्या थे? पहला विचार आता है आधुनिक भारत में हिंदू समाज। क्या है? राजा नाम, ये कुछ विचार है H.C. जकारिया की। क्या? आधुनिक भारत में हिंदू समाज, हिंदू धर्म, समाज और राजनीति में चाहे कोई क्षेत्र हो जिसमें सुधार लाने का सूत्रपात राजा राम मोहन राय और उसके ब्रह्म समाज ने नहीं किया। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो छूट गया होगा। H.C. जकारिया साहब क्या कहते हैं? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, हिंदू समाज या राजनीति में से चाहे कोई क्षेत्र हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें सुधार लाने का सूत्रपात किसने? राजा राम मोहन राय ने और ब्रह्म समाज ने नहीं किया हो। तो ऐसा कोई भी नहीं बचा है। अब हम बात करें किसके? ब्रह्म समाज के योगदान की, कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। पहला योगदान की बात करें, कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। उन्होंने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज ने क्या किया? बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने क्या किया? विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने नैतिकता पर बल दिया, कर्म फल में विश्वास करने के लिए कहा, सर्वधर्म संभव और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ऐसे सिद्धांत दिए। कौन कौन से? नैतिकता पर बल, कर्म फल में विश्वास, सर्वधर्म संभव और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ऐसे सिद्धांत उन्होंने दिए। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास। क्या? धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों और जो वस्तुओं की जो सर्वोच्चता है, उसमें अविश्वास की उन्होंने बात कही कि धार्मिक पुस्तकों की पूजा करनी नहीं चाहिए। पुरुष का मतलब जैसे हमारे जो भगवान जिन्हें बताया जाता है, पंडित, ऐसे जो साधु संत ऐसे बताए जाते हैं जिनकी पूजा करनी, तो वो कहते हैं पूजा करने वाली बात नहीं, वस्तुओं की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने छुआछूत, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव का भी उन्होंने विरोध किया। बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा का भी होना चाहिए प्रचार प्रसार, तो साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये किसके विचार थे? हमारे राजा राम मोहन राय के और ब्रह्म समाज के कुछ विचार थे। अब समाज सुधार के लिए राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से प्रयास किए वो देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़वा विरोध किया था। क्या? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। वर्ष 1918 में उन्होंने अपना सती विरोधी अभियान आरंभ किया था। कब? 1818 में। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जन्म तैयार करने का प्रयास शुरू किया, अर्थात लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को समझाया कि सती प्रथा कैसे बुरी प्रथा है। एक और उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्र है उसका प्रमाण देकर जो धार्मिक ठेकेदार थे उनको दिखलाया। क्या दिखाया? कि सती प्रथा की अनुमति, जो हमारे धार्मिक शास्त्र है वो कतई अनुमति नहीं देते हैं, इसकी सती प्रथा की। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवीयता और दया भाव, इसकी दुहाई देकर क्या? इसकी दुहाई दी और इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। तो लोगों को क्या कहा? तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवता, दया भाव, सबकी दुहाई दी और कहा कि सती प्रथा एक बुरी प्रथा है और इस बुरी प्रथा से हमें दूर जाना है। इस चक्कर में वो क्या करते थे? उन्होंने शमशानों की यात्रा की, जितने भी क्रिमिशन ग्राउंड थे वहाँ की यात्रा की, विधवाओं के रिश्तेदारों को समझा कर उन्हें सती को रोकने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने समान विचार वाले जो व्यक्ति थे उनकी सहायता से कई ऐसे समूह का निर्माण किया जो उन लोगों पर कड़ी निगाह रखते थे जो पुरातन अंधविश्वासी और गहनों के लालच में विधवाओं को सती करने के लिए उकसाते थे। जो क्या करते थे कि जो पुरातन अंधविश्वास और जो विधवा महिला होती थी
उनके गहने के चक्कर में, वो गहने पहनती थी तो गहनों के लालच के चक्कर में क्या करते थे, सती करने पे उतारू रहते थे कि उनको सती कर दिया जाए। पहले क्या होता था, जैसे जो महिला सती होती थी तो वह पूरे गहने पहनकर, पूरी तरह सज संवर कर, पूरी तरह तैयार होकर फिर सती होती थी। तो लास्ट में क्या है, उसका शरीर तो जल जाता था लेकिन उसके गहने उस चिता में बच जाते थे। तो पुजारी क्या करता था, उन गहनों को अपने पास रख लेता था। तो पुजारी कभी मानता ही नहीं था कि सती प्रथा गलत है। क्यों? क्योंकि उसे लालच होता था गहनों का। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से क्या हुआ, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से इस दिशा में बहुत काफी सारी प्रगति होती। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस बर्बर प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। इसी के पश्चात 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर क्या किया, एक कानून बनाया, कानून बना के सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की जो हीन दशा है उसका भी कठोर विरोध किया। वे स्त्रियों की निम्न सामाजिक दशा और उनके साथ किए जाने वाले जो भेदभाव, उनसे बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। उन्होंने स्त्री को संपत्ति का अधिकार देने की मांग की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा स्त्रियों को क्या संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। वे स्त्रियों को शिक्षा देने, विधवा विवाह प्रारंभ करने, सती प्रथा को समाप्त करने और बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। वो क्या थे कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो स्त्रियों को शिक्षा देना, ये शुरू होना चाहिए, विधवा विवाह प्रारंभ करना चाहिए, सती प्रथा को समाप्त करना चाहिए, साथ ही साथ बहुपत्नी विवाह होते हैं उनको भी विवाह, इनको भी समाप्त करना चाहिए। और समाप्ति कैसे, गैर कानूनी बना दो इनको। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें पैतृक और विरासत संबंधी जो अधिकार वो भी उनको मिलने चाहिए। क्या उन्हें पैतृक और विरासत संबंधी अधिकार मिलने चाहिए, तो ससुराल में भी उनको अधिकार मिलना चाहिए, तो पीहर से भी उनको अधिकार मिलना चाहिए। राजा राम मोहन राय क्या कहते थे, प्रमुख विचार मुझे कहते हुए दुख होता है। उनके क्या प्रमुख विचार क्या थे, ये कहते हैं कि मुझे कहते हुए दुख होता है कि वर्तमान समय में हिंदुओं की जो धार्मिक व्यवस्था है वह ऐसी नहीं है कि वो हिंदुओं के राजनीतिक हितों का पक्ष पोषण कर सके। इन परिस्थितियों में हिंदू समाज में कुछ परिवर्तन अपेक्षित है, अर्थात इनमें कुछ परिवर्तन किया जाना बहुत जरूरी है, जिससे हिंदुओं को कुछ राजनीतिक लाभ और सामाजिक बल मिल सके। तो राजा राम मोहन राय के विचार थे। दूसरा विचार देखें तो मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच में आपसी भाईचारे में है। तो ये हमारे किसके विचार है, राजा राम मोहन राय के। तो राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। उन्होंने डेविड हेयर को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की। तो आप ये याद रखेंगे किसकी, कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की, डेविड हेयर की सहायता से की। और वो भी कब की, ये हमारे 1817 में। कब की, 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न जो शिक्षा संबंधी योजनाएं हैं उनका समर्थन किया गया। उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांते, रूसो और वोल्टेयर इनके दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा देते थे, जो अंग्रेजी शिक्षा स्कूल खोला उन्होंने, जिसमें क्या फ्रांस के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे दांते, रूसो और वोल्टेयर, उनके दर्शन की शिक्षा दी जाती थी हमारे कलकत्ता के अंदर। 1817 में जो उन्होंने हिंदू कॉलेज खोला था। 1825 में क्या, 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की और कब की। कब की, हमारे 1825 में, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने बंगला व्याकरण की रचना की। किसकी, बंगला व्याकरण की रचना की और बंगाली पद का निर्माण किया। राजा राम मोहन राय की विभिन्न भाषाओं पर गहरी पकड़, गहरी पैठ होती थी। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अरबी जैसे 1 दर्जन से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता थे। मतलब इतनी भाषाएं वो जानते थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाओं की अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है। क्यों, उन्होंने क्या किया, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया और संपादन भी किया। इनके माध्यम से वे जनता को शिक्षित करते थे और उनके दुख और कठिनाइयों को सरकार के सामने पेश करते थे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में देखें राजा राम मोहन राय को, तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में राजा राम मोहन राय ने बंगाल के जमींदारों की उत्पीड़ित कार्यवाही की घोर निंदा की,
रैयतों के द्वारा दिए जाने वाले लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने के प्रयासों का विरोध किया। जो हमारे ऐसी भूमि जिस पर कर पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन सरकार जब उन कर लगाने की कोशिश करती थी, तो इसका भी राजा राम मोहन राय विरोध करते थे। उन्होंने निर्यात की जाने वाली जो भारतीय वस्तुएं होती थी, उन पर प्रशुल्क घटाने की मांग की। उन पर टैक्स लगता था। जो भारतीय चीज़ें बाहर बिकने के लिए जाती थी, उन पर क्या टैक्स लगाया जाता था, और उस टैक्स को कम करने की और उस टैक्स को हटाने की राजा राम मोहन राय ने मांग भी की थी कि वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए सरकार को उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको विशेषाधिकार मिले हुए व्यापार के मामले में वो नहीं मिले हुए होने चाहिए। वे उच्च सीमाओं के जो भारतीयकरण है और राष्ट्र कार्यपालिका है, इसको न्यायपालिका से अलग किए जाने के कट्टर समर्थक थे। वो कहते थे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाना चाहिए। उन्होंने मुकदमों की सुनवाई जूरी प्रथा के माध्यम से करने और भारतीय और यूरोपीय के मध्य न्यायिक समानता की मांग की थी। तो जो हमारे इल्बर्ट विल विवाद था, तो उसमें ये वाली बात भी सामने आई थी कि राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था कि कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग किया जाना चाहिए। उन्होंने मुकदमों की सुनवाई जूरी प्रथा के माध्यम से की जानी चाहिए, इसका समर्थन किया था। और जो हमारी न्यायिक समानता है, वो भी कैसी, यूरोपीय के मध्य और भारतीय के मध्य समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भारतीय के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था और यूरोपीय के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था हो। राजा राम मोहन राय का राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। ऐसा नहीं था कि वो केवल हमारे क्षेत्र बंगाल के बारे में सोचते थे, वह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखते थे। वे अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। अर्थात क्या है, वे अंतर्राष्ट्रीयता मतलब दूसरे देश और हमारे देश, इनके बीच में पारस्परिक सहयोग में विश्वास रखते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और न्याय के हिमायती थे। वो क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और न्याय के हिमायती थे। इससे स्पष्ट होता था कि उन्हें तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बहुत गहरी समझ हुआ करती थी। क्या? जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थी, उनकी गहरी समझ होती थी। उन्होंने स्पेन, अमेरिका और नेपल्स हमारे इटली के अंदर एक शहर है, तो उन्होंने स्पेन, अमेरिका, नेपल्स के स्वतंत्रता अभियानों का भी समर्थन किया कि जो ये अभियान कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, सभी देश स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो ये भी हो रहे हैं। जब वे इंग्लैंड में रह रहे थे, तो उन्होंने आयरलैंड के जो जमींदार थे, उनके द्वारा वहाँ के किसानों पर किए जा रहे जो अत्याचार है, उनकी भी निंदा की। और उन्होंने घोषणा की कि यदि इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया है, यदि वो गिर गया तो इंग्लैंड छोड़ के चले जाएंगे। वो इंग्लैंड में कभी दोबारा कदम नहीं रखेंगे अगर वो जो सुधार वाला जो विधेयक है वह गिर जाता है, अर्थात वो पास नहीं होता, तो वो कभी भी इंग्लैंड दोबारा नहीं आएंगे। तो ये उन्होंने कहा कि उन्होंने राजा राम मोहन राय ने। अब आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के और विचार क्या क्या है। तो अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों, जैसे हमारे डेविड हेयर है, अलेक्जेंडर डफ है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, पीके टैगोर है, चंद्रशेखर देव है, ताराचंद चक्रवर्ती है, तो ये क्या थे? हमारे राजा राम मोहन राय के प्रसिद्ध सहयोगी माने जाते हैं। हमारे जो राजा राम मोहन इसके बाद हम बात करेंगे किनकी? देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज की। किसकी बात करेंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज की आगे बातचीत करेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई है 1930 के अंदर। तो इनकी मृत्यु के बाद उनकी बागडोर किन्होंने संभाली? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जिनका जन्म 1817 से 1905 में तक था, उन्होंने संभाली। वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में उस समय के जो भारतीय परिस्थितियां और पाश्चात्य विचार, उनका सुंदर समन्वय हुआ करता था। अर्थात वो दोनों का विश्वास करते थे, दोनों के बारे में जानते थे, दोनों के बारे में प्रचार प्रसार करते थे। कौन? हमारे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ब्रह्म समाज को एक नई चेतना और नया स्वरूप दिया। किन्होंने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? ब्रह्म समाज को नई चेतना और नया स्वरूप दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धिनी और तत्वबोधिनी सभा से संबंधित हुआ करते थे। तो आपसे पूछ लिया जाए, तो हमारी ज्ञानवर्धिनी और तत्वबोधिनी सभा है, इनकी स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना का तो पता नहीं, लेकिन वे इससे जुड़े हुए थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। जिनका उद्देश्य भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, जिनका उद्देश्य क्या है? भारत की प्राचीन सभ्यता और राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार प्रसार करना था। तत्वबोधिनी सभा, जिसका गठन 1839 में किया गया था, बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। तो आप याद रखेंगे तत्वबोधिनी सभा का। तो तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ? 1839 में। कब किया गया इसका गठन?
हमारे 1839 में इसका गठन किया गया, याद रखेंगे। साथ ही साथ क्या, एक पत्रिका का नाम तत्वबोधिनी पत्रिका, तो इस पत्रिका का नाम भी आप याद रखेंगे। तो ये इस पत्रिका प्रकाशित करती थी। इन दोनों सभाओं में के ब्रह्म समाज से जुड़ने से सभा में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ। जो हमारा ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्य संख्या बढ़ने लग गई, और जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक भी आके ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या, ब्रह्म समाज का प्रसार दूर दूर तक होने लग जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। किस पे ध्यान केंद्रित किया? हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रह्म समाज को ईसाई और वैदांतिक कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया। तो वेदों में जो कर्मकांड लिखे हुए थे, तो वो कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया इन्होंने। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का विवाद हो जाता है, वाद विवाद आरंभ हो जाता है। किससे? हमारे अलेक्जेंडर डफ से और प्रेस्बिटेरियन चर्च, इनसे जो हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर है, इनका वाद विवाद पर आरंभ हो जाता है। जिसके पश्चात ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाना और धर्म परिवर्तन करने के प्रयास शुरू कर दिए। जो हिंदू है उनको धर्म परिवर्तित करके ईसाई बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की इस चुनौती का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जो हमारे ब्रह्म समाज था, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन किया, आडंबरपूर्ण जो हमारे धार्मिक कर्मकांड है उनको समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्य भी इन्होंने किए। तो इतने बढ़िया बढ़िया कार्य करते हैं हमारे ब्रह्म समाज। अब बागडोर आ जाते हैं किनके हाथ में? हमारे केशव चंद्र सेन के हाथ में। किसके साथ हाथ आ जाती है बागडोर? केशव चंद्र सेन के हाथ आ जाती है। तो केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के बारे में बातचीत करें। 1858 में केशव चंद्र सेन, मतलब जिनका 38 में जन्म, 84 में मृत्यु हुई थी, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का एक नया आचार्य नियुक्त किया, अर्थात प्रोफेसर या लेक्चरर बना देते हैं ब्रह्म समाज का। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाकपटुता और उदारवादी विचारों ने, कैसे विचार थे इनके? एक तो बोलने में बहुत बढ़िया थे, उदारवादी विचार थे। इन सब ने क्या किया? ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जल्दी क्या, इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, मतलब जो आज का यूपी है, बम्बई, मद्रास और पंजाब, इनमें भी खुल गई। अर्थात हमारा ब्रह्म समाज क्या, बंगाल से निकल के कहाँ चला गया? हमारे कहाँ चला गया? पंजाब, मद्रास, बम्बई और जो हमारे यूपी है, इन सब प्रांतों के अंदर चला जाता है। कौन? हमारा ब्रह्म समाज। किनके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। लेकिन एक पंगा हो जाता है। पंगा क्या होता है? शीघ्र केशव चंद्र सेन के जो उदारवादी विचार थे, इनके कारण उनमें और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो जाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि जो उनके चीज़ें थी ये बंगाल तक ही सीमित रहनी चाहिए, ज़्यादा दूर तक नहीं जानी चाहिए, हमें हिंदू धर्म में सुधार करना है। लेकिन जो हमारे केशव चंद्र सेन थे, वो क्या, अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज के विभिन्न धर्मों की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विवाह, तो ऐसे चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। वो कहते थे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं विधवा विवाह इन्हीं को प्रमोट नहीं करना, हमें अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी करने, अर्थात दूर दूर तक भी जाना है, सभी धर्मों की शिक्षा ग्रहण करनी है, ऐसा नहीं कि केवल हमें हिंदू धर्म तक ही रुकना है। तो केशव चंद्र सेन क्या, समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विवाह, इन सब को प्रोत्साहन देना चाहते थे और इन मुद्दों पर वो बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर और हमारे केशव चंद्र सेन, इनमें मतभेद हो जाता है और गहरा मतभेद हो जाता है। 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सीनियर कौन हमारे? देवेंद्रनाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन क्या है? जूनियर लेक्चरर है। तो उनकी बात कैसे सुनी जाएगी? तो उनको वीआरएस दिलवा दिया जाता है, अर्थात पद से हटा दिया जाता है। तो पद से हट जाएंगे तो वो भी कम नहीं थे हमारे केशव चंद्र सेन। तो 1866 में अगले साल उन्होंने कहा, भैया तुम्हारे कॉलेज में मैं मेरे को नहीं पढ़ाने दे रहे, मैं मेरा कॉलेज खोल लूँगा। मतलब उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज अर्थात नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन कर दिया। किन्होंने? हमारे केशव चंद्र सेन ने। उसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को तो आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा, और जो केशव चंद्र सेन ने 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। एक बार ये परीक्षा में आ चुका है प्रश्न कि हमारे जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो बच्चों ने क्या सोचा? ब्रह्म समाज आया, 1828 में टिक लगाया राजा राम मोहन राय। कुछ बच्चों ने लगाया
कि इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो उन्होंने, लेकिन ये गलत है। 1866 में जो भारतीय ब्रह्म समाज है, ये तो हमारे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से शुरू हुआ, और जो हमारा मूल ब्रह्म समाज था उसका नाम बदल के आदि ब्रह्म समाज रख दिया गया। अब एक पंगा होता है, केशव चंद्र सेन एक गलती कर बैठते हैं। कौन सी गलती है? 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपने 13 वर्ष की जो पुत्री थी उसका विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से विवाह कर दिया। अब वही बात होती है, इतना अच्छा रिश्ता आया, कूच बिहार के राजा का रिश्ता है, कौन मना करे? बेटी का रिश्ता, अच्छा रिश्ता। तो जबकि वो कहते थे उनके प्रयासों से तो वो 14 वर्ष वाला जो न्यूनतम 14 वर्ष वाली जो कानून है लड़कियों की, वो वाला पास हुआ था, लेकिन वो खुद की जो 13 वर्ष की बच्ची होती है उसकी शादी कर देते हैं। तो इस तरह हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर इस तरह के सिद्ध होते हैं, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया। तो वो कहते भैया शादी तो मैं करूंगा चाहे मेरे विचार कैसे ही। इसके बाद केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं, कहते हैं कि भैया तुम तुम्हारा देख लो, हम हमारा देख ले। और उन्होंने कहा कि भैया हम तो साधारण सा ब्रह्म समाज बनाएंगे। केशव चंद्र सेन ने कहा कि भारतीय ब्रह्म समाज तुमको मुबारक, हमारा ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज से ही हम तो उसी से चला लेंगे। इसके पश्चात केशव चंद्र सेन इतिहास के अंधकार में खो जाते हैं, कोई उनको पूछता चाहता नहीं, अर्थात क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया किसी को पता नहीं। ये एक शादी ही उनको ले बैठती है, नहीं तो वो राजा राम मोहन राय के टक्कर के आदमी थे। अब हम देखें, मद्रास में ब्रह्म समाज ने अनेक केंद्र खोले। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया था। 1910 में ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की भी स्थापना की थी। किसके? लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की 1910 में। किसमें? जो हमारे दयाल सिंह ट्रस्ट था उसने। और ये क्या करता था? पंजाब में ब्रह्म समाज की जो प्रचार प्रसार करने का कार्य करता था। ब्रह्म समाज हो गया, किस तरह चला ये हो गया। ब्रह्म समाज ने क्या क्या काम किया उसके बारे में देखें। तो ब्रह्म समाज का महत्व, समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों और अविश्वासों पर प्रहार किया। समाज, ये जो ब्रह्म समाज है, इस समाज ने हिंदुओं के द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की। तो भैया विदेशों में जाना धर्म भ्रष्ट करना जैसी कोई बात नहीं होती है। इसने समाज में स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा हटाने की मांग की, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों की शिक्षा दिलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। ये ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा और छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध किया। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए कार्य आज भी याद किए जाते हैं, अर्थात आज भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ब्रह्म समाज खत्म, अगला समाज आता हमारा कौन सा? प्रार्थना समाज। कौन सा समाज आता है? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, किसके? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में बंबई में। कब? 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। सीधे सीधे फैक्ट है। वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। बाद में यह जो ब्रह्म समाज है इसी की एक शाखा थी। वैसे तो ये जो हमारा परमहंस सभा थी महाराष्ट्र की, ये ब्रह्म समाज की एक शाखा थी, लेकिन ये क्या था? एक गुप्त समाज था जो मुख्यतः समाज सुधार गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखता था। इसका प्रभाव क्या? काफी सीमित था। क्या? काफी सीमित था, मतलब बहुत कम क्षेत्र तक ही इसका प्रभाव था। 1860 में क्या होता है? जो हमारा परमहंस सभा है, जो गुप्त समाज था, 1860 में इस सभा का विघटन हो जाता है। परमहंस सभा है, इसका विघटन हो जाता है और इसी का परिवर्धित और संशोधित रूप 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सबके सामने आता है। जो परमहंस सभा है यही बाद में चेंज होकर क्या आती है? वो चेंज होकर क्या बनती है? हमारी प्रार्थना सभा बनती है। प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी, जिनमें हमारे महादेव गोविंद रानडे, आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर, ये सब प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया। ब्रह्म समाज के समान ही यह भी क्या बौद्धिक एकतावादी संगठन था।
लेकिन इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे वो देखें। नाम याद रखना आप, नाम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, आर.जी. भंडारकर, एन.जी. चंद्रावकर, ये इनसे जुड़े हुए थे। और इनकी स्थापना किसने की थी? ये हमारे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आत्माराम पांडुरंग ने, किन्होंने? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना की थी। 1849 में परमहंस सभा था, यही आगे चेंज करके क्या बनता है? प्रार्थना समाज बनता है। आगे बढ़े इसके, तो इसके क्या क्या उद्देश्य थे प्रार्थना समाज के, उनके बारे में देखें। जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया, अर्थात जाति व्यवस्था को नहीं मानती थी। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देती थी। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, साथ ही साथ लड़के और लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि की जाए। लड़कों की भी की जाए तो लड़कियों की शादी की उम्र में भी वृद्धि की जानी चाहिए। ये किसके उद्देश्य थे? ये हमारे प्रार्थना समाज के उद्देश्य हुआ करते थे। अब बात करें डी के कर्वे। क्या डी के कर्वे या धोंडो केशव कर्वे, कट कैसे गया? धोंडो केशव कर्वे, डी के कर्वे, विष्णु और विष्णु शास्त्री, इन्होंने रानाडे के साथ, एम.जी. रानाडे के साथ मिलके प्रार्थना समाज क्या मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। और कर्वे के साथ मिलकर रानाडे ने विधवाओं की शिक्षा प्रशिक्षण का प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, साथ ही साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी ताकि विधवाओं की मदद की जा सके। तो ये हमारा प्रार्थना समाज था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का, आपको याद रखना चाहिए। अगला हमारा आता है यंग बंगाल आंदोलन। कौन सा? यंग बंगाल आंदोलन। साथ ही साथ हमारा कौन? हेनरी विवियन डेरोजी। यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजी की बात करें तो 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में, क्या 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में हमारे बंगाल के बुद्धिजीवी थे, कौन? बंगाल के बुद्धिजीवी थे, उनमें से एक रेडिकल और उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म होता है। कैसी प्रवृत्ति? उग्रवादी या हमारे जो रेडिकल प्रवृत्ति है इसका जन्म होता है। और ये प्रवृत्ति क्या करती है? ये प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक थी और कैसी थी? क्रांतिकारी थी। ऐसा नहीं थी कि पिछड़ी हुई थी। एक जो हमारी उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म होता है और इस आंदोलन को हम क्या बोलते हैं? यंग बंगाल आंदोलन कहते हैं, अर्थात जो गर्म खून जिसे कहते हैं, तो वो हमारा पैदा होता है। बात करें हिंदू कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हमारे राजा राम मोहन राय ने। तो उसी हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक, कब? 1826 से 1831 तक प्राध्यापक के रूप में, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर के रूप में काम करने वाले एक तरुण, तरुण का मतलब समझते होंगे, नए नए, मतलब 20 साल के भी नहीं है, कौन? आंग्ल भारतीय हेनरी विवियन डेरोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक और नेता बन जाते हैं। तरुण इसलिए शब्द लिखा गया इनके लिए क्योंकि इनकी उम्र 20 साल भी नहीं थी। और पढ़ाते किन को थे? जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा थी। तो ये क्या है? इनके प्रणेता और नेता बन जाते हैं। अद्भुत प्रतिभा के धनी हमारे हेनरी विवियन डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित थे। अतिवादी विचार रखते थे, अर्थात कर्म मिटने के विचार रखा करते थे। उन्होंने और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने जर्जर और पुराने रीति रिवाज का विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और एसोसिएशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। तो आप याद रखेंगे कि कौन कौन से एसोसिएशन थे, इनकी स्थापना उन्होंने की। एक तो एकेडमिक एसोसिएशन और एसोसिएशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जो हमारे यंग बंगाल आंदोलन या हेनरी विवियन डेरोजियो इनके द्वारा कौन कौन से संगठन बनाए गए? तो उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, इनका भी गठन किया। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण, इनका मतभेद किससे हो जाता है? कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका कैसा रुख था? अतिवादी रुख था, बहुत खतरनाक रुख रखते थे। इसके पश्चात वे ईस्ट इंडिया नामक एक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगे। कौन सा समाचार पत्र था इनका? ईस्ट इंडिया नाम का एक समाचार पत्र था, रोजाना छपता था, दैनिक। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या? हिंदू कॉलेज ही हुआ करता था। डेरोजियो के जो समर्थक थे, इन समर्थकों ने पुरानी और हास्योन्मुख जो प्रथाएं हैं और जो सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान है, इनकी घोर निंदा की।
जो सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान है इनकी घोर निंदा की, और जो नारी शिक्षा है इसकी जोरदार वकालत। तो वो क्या मानते थे कि जो हमारी नारी है तो नारी की शिक्षा करना, उनको शिक्षा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यंग बंगाल आंदोलन बहुत सालों तक चला, ऐसे नहीं है कि ये कुछ सालों में खत्म हो गया, बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन प्रारंभ में ही हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध और हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों के द्वारा इस आंदोलन के संबंध में विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया, और इससे क्या है, यह आंदोलन ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया। 1831 में ही डेरोजी की मृत्यु हो जाती है, जल्द ही क्या है, कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे आंदोलन पूरी तरह से तितर बितर हो जाता है। फिर भी यह आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं रहा। यद्यपि यह आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं रहा, किंतु इसके बावजूद भी इसने राजा राममोहन राय के विचारों को बहुत आगे बढ़ाया और कई क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक माना है। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या माना है? जो ये आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन, तो इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक माना है। अब आते हैं हमारे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन आते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं। तो इनके बारे में बात करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध विद्वान थे, समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके व्यक्तित्व में भारतीय और पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। क्या था इनमें? इनमें भारतीय और पाश्चात्य विचार दोनों चीजें इनके अंदर समाई हुई थी। वे ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते थे जो मानववाद के प्रति समर्पित हो, गरीबों के लिए उदार हो। 1850 में वे संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। 1850 में क्या होता है? संस्कृत कॉलेज के वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भैया संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को नहीं है, इसका अधिकार सभी को है। जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं उनको संस्कृत अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। जो दूसरी जातियां थी उनको कहा कि भैया तुम भी तो संस्कृत पढ़ो, ऐसा थोड़ी ओम ब्रीम क्लीम कहते ही केवल ये ब्राह्मणों के अधिकार है ये मंत्र पढ़ना या फिर संस्कृत सीखना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने संस्कृत शिक्षा के जो परंपरागत स्वरूप है, क्या संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया। संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंधन किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार हो सके। उन्होंने संस्कृत शिक्षा को एक नया रूप प्रदान किया। इसे पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला लिखी। क्या? संस्कृत पढ़ाने के लिए क्या किया? बंगला भाषा में उन्होंने वर्णमाला लिखी। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन भी चलाया, जिनके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। उन्होंने बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अथक प्रयास किए। वे कम से कम 35 बालिका विद्यालय से जुड़े हुए थे, जिनमें कई स्कूलों का संचालन वे खुद अपने खर्चे से करते थे, अर्थात अपने पैसे लगाकर उन स्कूलों को चलाया करते थे। 1849 में स्थापित बैथून स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। कब? 1849। किससे जुड़े वो? बैथून स्कूल है उसके सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। बात करें 1840 की, तो 1840 और 1850 के दशक में, तब 1840 और 1850 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए जो सशक्त आंदोलन है, उनके फलस्वरूप कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना होती है। कि वो स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन चलाते हैं। इस आंदोलन की वजह से क्या होता है? जो बैथून के अंदर क्या होता है? हमारे बैथून स्कूल की स्थापना होती है। यद्यपि इस आंदोलन ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। स्कूल के युवा छात्रों ने उनके जो विरुद्ध नारे लगाए। जो युवा छात्र थे वो कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका अपमान किया। कई अवसरों पर तो छात्रों के जो अभिभावक हैं उन्होंने हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया, गांव बाहर कर दिया। कई अभिभावकों का मानना था कि स्त्रियों को पाश्चात्य और उच्च शिक्षा देने से वो पतियों को अपना गुलाम बना लेगी। क्या वो ऐसे मानते थे कि पति उनके गुलाम बन के रहेंगे। फिर भी समाज सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। अब हम बात करेंगे किसकी? बाल शास्त्री जाम्बेकर की। किसकी? बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करेंगे। किनकी बात करेंगे? बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करते हैं। हमारे अगले समाज सुधारक बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करें
तो 1812 से 1846 में बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का कार्य का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर प्रहार किया। लोकप्रिय जो हिंदुत्ववाद है उसमें सुधार का उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का उन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने क्या सप्ताह में छपने वाला एक पत्र दर्पण नाम का समाचार पत्र था, उन्होंने छापना शुरू किया 1832 में। मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने जाने वाले जाम्बेकर ने दर्पण का प्रयोग विधवा पुनर्विवाह और जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने जैसे सामाजिक सुधारों के प्रति लोगों को जागरूक करने में किया। इसका प्रयोग उसने जाम्बेकर साहब ने किया। वर्ष 1940 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक एक पत्र शुरू किया। क्या किया उन्होंने? दिग्दर्शन नाम का एक अखबार छापना शुरू किया जो वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ क्या करता था, इतिहास संबंधी विषयों पर भी लेख प्रकाशित करता था। तो वैज्ञानिक विषय तो छापता ही था, साथ ही साथ इतिहास संबंधी विषय भी छापता था। जाम्बेकर ने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी। क्या किया? बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की शुरुआत की, जिसकी एक शाखा स्टूडेंट लाइब्रेरी और साइंटिफिक लाइब्रेरी हुआ करती थी। जिसकी एक शाखा क्या हुआ करती थी? स्टूडेंट लाइब्रेरी और साइंटिफिक लाइब्रेरी होती थी। वह कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के निदेशक के अतिरिक्त एल्फिंस्टन कॉलेज था, उसके पहले हिंदी के प्रोफेसर भी बनते हैं। ठीक है, तो जाम्बेकर साहब क्या है? एल्फिंस्टन कॉलेज के पहले हिंदी के प्रोफेसर भी बनेंगे। आगे आता हमारे विद्यार्थियों की जो शैक्षिक और वैज्ञानिक समितियां, ज्ञान प्रकाश मंडलियों की बात करें। विद्यार्थियों के शैक्षिक और वैज्ञानिक समितियां या ज्ञान प्रकाश मंडलियों की बात करें, उन्हें ज्ञान प्रकाश मंडलियों के नाम से भी जाना जाता था। इनकी प्रमुख दो शाखाएं थी, पहली मराठी और दूसरी गुजराती, जिसका गठन 1848 में कुछ शिक्षित युवा भारतीयों के द्वारा किया गया था। और इन मंडलियों के द्वारा सामाजिक प्रश्नों और जो लोकप्रिय विज्ञान है इनके व्याख्यानों पर आयोजन किया गया था। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका ज्ञान प्रकाश मंडलियों का उद्देश्य क्या हुआ करता था? प्रमुख उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए जो बालिकाएं होती हैं तो बालिकाओं को प्रोत्साहित करना था कि स्कूलों में जाए। बात करें परमहंस मंडलियों की, तो महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापकों में क्या परमहंस मंडली के संस्थापकों में मुख्य रूप से दादोबा पांडुरंग या दादाभाई पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य शामिल हुआ करते थे। गुप्त समाज के रूप में शुरू परमहंस मंडली ने हिंदू धर्म और समाज की सुधार कार्य किया। ठीक है, इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म सभा से जुड़ी हुई थी। इन मंडलियों के सदस्य केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, अर्थात एकेश्वरवाद में विश्वास रखा करते थे। वे जाति प्रथा की बुराई को समाप्त करना चाहते थे। वे चाहते थे जाति प्रथा खत्म हो जाए। इन मंडलियों की दावतों में निम्न जाति के लोगों द्वारा खाना बनाया जाता था और उसे ही मंडली का हर सदस्य ग्रहण करता था, चाहे भले वो उच्च जाति का हो निम्न जाति का। इन मंडलियों ने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की। बाद में महाराष्ट्र के अनेक स्थान जैसे पूना, सतारा, इन सब जगहों पर भी इन मंडलियों की शाखाएं खुल जाती है, परमहंस मंडलियों की। और आज का लास्ट आता है हमारा सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। इनके बारे में बातचीत करेंगे। ज्योतिबा फुले की जन्म की बात करें तो 1827 और उनकी मृत्यु होती है 1890 में। वे एक माली जाति के अंदर पैदा होते हैं। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। किसने की? हमारी ज्योतिबा फुले ने। इस समाज के नेता और सदस्य निम्न जाति के लोग थे। जो हमारे सत्यशोधक समाज था, इसके नेता और सदस्य कैसे होते थे? निम्न जाति के लोग हुआ करते थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो हमारे ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन और गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। उनके ये कार्य जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। तो सभी ब्राह्मण तो अपने प्रतीक के रूप में राम का प्रयोग करते थे, तो ज्योतिबा फुले किसको? राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे।
उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उनके आंदोलन ने क्या समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करके दलितों की पहचान बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। जो पुरोहित वर्ग है, ये क्या माना उन्होंने कि एक शोषक वर्ग है। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले की सहायता से पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना की और महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह का कार्य शुरू किया। उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल खोला। फुले को उनके सामाजिक सुधार के लिए किसकी उपाधि दी जाती है? महात्मा की उपाधि दी जाती है। तो लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे। आगे के 2 पार्ट के अंदर इसको और पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।